वेलकम निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। हम डिस्कस कर रहे थे दोस्तों प्रैक्टिस सेट के बारे में, और प्रैक्टिस सेट नंबर 5 आज कौन सा प्रैक्टिस पेपर देखेंगे? 5वें नंबर का। 4 पेपर अभी तक हमने सॉल्व किए हैं। उनसे संबंधित अगर कोई भी प्रॉब्लम अगर आपकी रही हो तो मुझे जरूर अवगत कराएं। साउंड अभी भी नहीं आ रहा बेटा? अब तो आ रहा होगा साउंड आ रहा होगा यार। ओके, ठीक है ना। कोई भी प्रॉब्लम अगर आपकी किसी भी क्वेश्चन से संबंधित रही हो तो मुझे जरूर अवगत कराएं, ठीक है। तो आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट जो होगा बेटा वो कौन सा होगा? क्रम संख्या 5वां होगा, ठीक है ना। बहुत अच्छा टॉपिक है और इससे संबंधित क्वेश्चन आपकी एग्जाम में जरूर आपसे पूछे जाते हैं। क्लियर? इससे संबंधित क्वेश्चन आपकी एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें बेटा आपको बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के लगेंगे। अभी काफी टॉपिक है यार, आपको प्रैक्टिस करने में मजा नहीं आ रहा क्या? जो ऐसे पूछते हो सर कितने टॉपिक और हैं, मजा नहीं आ रहा या आपको समझ में नहीं आ रहा? जो चीज समझा रहा हूं मैं यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं आ रहा हो आपको समझने में? गुड, वेरी गुड। इतना बोल दिया करो जैसे कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहे थोड़ा सा। सुबह मॉर्निंग की लाइव क्लास ली थी आप लोगों ने, कैसी लगी बेटा? आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, पीडीएफ फाइल तैयार करवाएंगे उनकी, तो आपको नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे। देखिए बेटा, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहां पर आपसे पूछा है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। जैसे कि कई बार मैंने आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रिपीट किया है क्लास के अंदर। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? बिना सोचे समझे टिक कर दोगे आप। क्या करोगे बेटा? यकृत, लीवर। कौन सी ग्लैंड होती है लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी? यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी कंडीशन नहीं लगाई है। जैसे कि अगर यहाँ पे कंडीशन लग जाती सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है, तो फिर आंसर जाता बेटा आपका थायराइड ग्लैंड। क्या आंसर जाता? थायराइड ग्लैंड आंसर जाता। लेकिन यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं लगी है, डायरेक्टली क्या पूछा है? शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है? तो आपका आंसर क्या जाएगा बेटा? लीवर जाएगा। क्या जाएगा? लीवर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए बेटा, जंतुओं में ग्लूकोज जो एनर्जी का जो मुख्य सोर्स होता है हमारे बॉडी के अंदर, याद कीजिए जब हम डाइजेशन सिस्टम पढ़ रहे थे, वो डाइजेशन सिस्टम के अंदर हमने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा एनर्जी का जो सोर्स होता है वो क्या है बेटा? ग्लूकोज। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है और उसी के परिणाम स्वरूप हमें किसकी प्राप्ति होती है? एटीपी की प्राप्ति होती है, ठीक है, बताया था। तो यहां पर ये पूछ रहा है बेटा ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोरेज रहता है हमारे बॉडी में? जो ग्लूकोज का जो स्टोरेज है हमारे बॉडी के अंदर वो किस रूप में होता है? भाई ग्लूकोज तो कब बनता है? जब हमें बॉडी में एनर्जी की नीड होती है तब इसका ये ग्लूकोज बनता है बॉडी के अंदर। लेकिन ग्लूकोज जो है वास्तव में किस स्टेज में, किस अवस्था में ये हमारे बॉडी के अंदर संचित रहता है, स्टोरेज रहता है? तो ध्यान रखना बेटा, ग्लूकोज हमेशा ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है? ग्लाइकोजन के रूप में। और जब जब हमें ऊर्जा की आवश्यकता होगी तब तब ये ग्लाइकोजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? किस में कन्वर्ट हो जाएगा? किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? जब हमें शरीर को एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी तो ग्लाइकोजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी बेटा एक हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। उस हार्मोन का नाम होता है बेटा ग्लूकेगॉन हार्मोन। कौन सा नाम होता है बेटा? ग्लूकेगॉन हार्मोन होता है। जब आपके शरीर को एनर्जी की नीड होती है तो ये ग्लाइकोजन जो कि लीवर के अंदर होता है, लीवर में ग्लूकेगॉन हार्मोन जो है
इस ग्लाइकोजन को किस में कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज में। और मान के चलो आपके शरीर में आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज हो गया, आपके ब्लड के अंदर आवश्यकता से ज्यादा ग्लूकोज का लेवल हो जाता है, तो बढ़े हुए ग्लूकोज को वापस से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने वाला जो हार्मोन होता है वो हार्मोन कौन सा होता है बेटा, इंसुलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन होता है, इंसुलिन हार्मोन होता है। दोबारा से सुनिए मैं आपसे जो कह रहा हूं बेटा, ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में रिपीट होते रहते हैं और बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे शरीर में जो फूड का जो स्टोरेज होता है वो वास्तव में किस फॉर्म में होता है बेटा, ग्लाइकोजन के रूप में होता है। और प्लांटों के अंदर अगर हम बात करें तो प्लांटों के अंदर जो फूड का जो स्टोरेज है वो किस फॉर्म में होता है, स्टार्च के रूप में होता है। क्लियर, एक क्वेश्चन तो ये हो गया। अब जब आपके शरीर को ऊर्जा की नीड होती है, आवश्यकता होती है, उस वक्त ये जो ग्लाइकोजन है ये ग्लाइकोजन किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में। क्लियर, फिर इस ग्लूकोज का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। इस ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में जो परिवर्तन होता है, चेंज जो होता है, कौन से हार्मोन की प्रेजेंस में होता है, ग्लूकेगॉन हार्मोन की प्रेजेंस में होता है। क्लियर, अब ये ग्लूकेगॉन हार्मोन क्या है, इसका सीक्रेशन कहां से होता है, आगे डिस्कस करेंगे बेटा क्वेश्चनों में। अभी यहां तक ये दिमाग में बैठा लिया। और बाई चांस मान के चलो ग्लूकोज का आपके बॉडी के अंदर, आपके ब्लड के अंदर लेवल ज्यादा हो जाता है, तो क्या होता है, इंसुलिन हार्मोन बढ़े हुए ग्लूकोज को वापस से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। आपने सुना होगा कि जो डायबिटीज बीमारी है वो कौन से हार्मोन की कमी से होती है, इंसुलिन हार्मोन की कमी से। क्यों होती है, क्योंकि आपके ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है उसको वापस से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाता, इस कारण से रुधिर के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। और यही तो डायबिटीज होता है बेटा। समझ रहे हैं बात को, देखिए समझ में आया होगा, कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो यहां पर आंसर क्या जाएगा बेटा आपका, ग्लाइकोजन। क्या आंसर जाएगा, ग्लाइकोजन आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा, एनिमल स्टार्च किसे कहा जाता है, एनिमल स्टार्च किसे कहते हैं भाई, प्लांटों के अंदर भोजन किस रूप में होता है, स्टोरेज, स्टार्च के रूप में। तो हमारे अंदर एनिमल स्टार्च के रूप में कौन कार्य करता है, ग्लाइकोजन। कौन कार्य करता है बेटा, ग्लाइकोजन, अभी देख लिया हमने। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4, पित्त वर्णक। पित्त वर्णक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बेटा, पित्त वर्णकों को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ध्यान कीजिए। दो प्रकार के पित्त वर्णक वाइल पिगामेंट्स बताए थे मैंने आपको। पहला बताया था बिलीरुबिन और दूसरा बताया था बिलीवर्डिन। याद आया, अरे भाई दो पित्त वर्णक, पित्त वर्णक पित्त वर्णक को अंग्रेजी में बोलते हैं बाइल पिगामेंट्स। अब बाइल पिगामेंट्स है तो इसका फॉर्मेशन कहां पर होता है, लीवर के अंदर। और बाइल पिगामेंट्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एक होता है बिलीरुबिन और दूसरा होता है बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन का निर्माण लीवर के अंदर हीमोग्लोबिन के टूटने से होता है, बताया था मैंने आपको पहले डाइजेशन सिस्टम के अंदर। तो यहां पर आंसर क्या जाएगा बेटा, पित्त वर्णक का निर्माण कहां पर होता है, लीवर के अंदर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसका आंसर क्या बताया था बेटा, लीवर। क्या बताया था, लीवर बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर की जैविक घड़ी कहा जाता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बायोलॉजिकल क्लॉक और किसे कहते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक कौन सी ग्लैंड को कहा जाता है। तो देखिए बेटा ध्यान से सुनिए, ये बायोलॉजिकल क्लॉक जो ग्लैंड होती है उसको बोलते हैं बेटा पीनियल ग्लैंड। क्या बोलते हैं, पीनियल ग्लैंड कहते हैं। और इसी ग्रंथि को बोलते हैं मनुष्य का तीसरा नेत्र। इसी को क्या बोलते हैं, मनुष्य का तीसरा नेत्र भी कहते हैं, थर्ड आई ऑफ द मैन। ठीक है बेटा, तीसरा नेत्र भी कहते हैं, महादेव बाबा वाला नहीं, इसको संज्ञा दी गई है तीसरा नेत्र पीनियल ग्लैंड को। पीनियल ग्लैंड कहां पर प्रेजेंट होती है बेटा, ब्रेन के अंदर। ब्रेन के कौन से भाग में स्थित होती है बेटा, मिड ब्रेन के अंदर। कहां पर होती है, मिड ब्रेन के अंदर होती है, ध्यान रखना बेटा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, थर्ड आई ऑफ द ह्यूमन भी बोलते हैं, मनुष्य का तीसरा नेत्र भी कहा जाता है। अब देखिए, ये जो पीनियल ग्लैंड है ना बेटा, आपके सोने और जागने की क्रिया को प्रभावित करती है। नंबर फर्स्ट, आपने एक चीज नोट की होगी, आप जब दिन में सोते हो तो दिन में आप कितना भी सो लीजिए लेकिन एक चिड़चिड़ापन रहता है, रहता है नहीं रहता है। आप दिन में कितना भी सो लीजिए, 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे, लेकिन आपके अंदर चिड़चिड़ापन रहता है, रहता है। और आप एक रात में नींद लीजिए, रात में आप चाहे 5 घंटे की नींद लो चाहे 6 घंटे की नींद लो, आपको एक फ्रेशनेस नजर आती है अपने ऊपर, आती है नहीं आती है। अरे दिन में सोने वालों से पूछ रहा हूं मैं,
आती है नहीं आती है आपको? दिन में सोने से आलस्य आता है नहीं आता है? ठीक है, यस गुरुजी, फुल रिलैक्स नहीं मिलता दिन में, चाहे कितना भी सो लीजिए, लेकिन रात में आप 4 से 5 घंटे सो लीजिए, आपको रिलैक्स जरूर मिलेगा। तो ये सारी चीजें कौन सा हार्मोन है बेटा उसके लिए जिम्मेदार? पीनियल हार्मोन। दिन में सोते समय अंधेरे में पीनियल ग्लैंड ज्यादा सक्रिय हो जाती है, तो इस हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, जो कि आपकी सोने की क्रिया को प्रभावित करता है। इसलिए दिन में नहीं सोना चाहिए बिल्कुल। पहली बात, ये हार्मोन जो है बेटा आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गनों को भी कंट्रोल करता है। जो आपके हार्मोन होते हैं या आपकी जो रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन होते हैं उनको भी ये रेगुलेट करने का काम करता है। कौन सा हार्मोन? पीनियल हार्मोन। पीनियल हार्मोन, जो पीनियल जो ग्लैंड होती है, ये उसे इससे जो इस हार्मोन का सीक्रेशन होता है, उस हार्मोन को क्या नाम है बेटा? मेलाटोनिन हार्मोन। पीनियल ग्लैंड से जिस हार्मोन का सीक्रेशन होता है उस हार्मोन को बोलते हैं बेटा मेलाटोनिन हार्मोन। क्या बोलते हैं? मेलाटोनिन हार्मोन। मेलाटोनिन हार्मोन ही वास्तव में बायोलॉजिकल क्लॉक कहलाती है, और यह हमारे सोने जागने की क्रिया से संबंधित होता है। साथ में ही ये हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गनों से भी संबंधित होता है। ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, आगे डिस्कस करेंगे, इतना ही दिमाग में रखना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है? शरीर की जैविक घड़ी या बायोलॉजिकल क्लॉक कौन से ग्लैंड को कहा जाता है? पीनियल ग्लैंड को कहा जाता है। क्लियर बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 7। त्वचा में मेलेनिन वर्णक निर्माण का प्रेरण करने वाला हार्मोन कौन सा है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताऊं बेटा, एक चीज ध्यान से सुनना, आपके जो त्वचा का जो रंग है, कोई काला होगा, गोरा होगा, या मध्यम कलर का होगा, बीच के कलर का होगा, ये सब जो आपके बॉडी के अंदर जो कलर का निर्धारण होता है, एक पिगामेंट्स, एक वर्णक होता है हमारे बॉडी के अंदर, उस वर्णक का नाम होता है बेटा मेलेनिन। क्या नाम होता है? मेलेनिन। अगर किसी व्यक्ति के अंदर मेलेनिन की मात्रा अधिक हो जाती है तो ऐसा व्यक्ति काला होता है। कैसा होता है बेटा? काला होता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के अंदर मेलेनिन मध्यम मात्रा में है तो वो व्यक्ति कैसा होगा? मध्यम काला होगा। और अगर किसी व्यक्ति के अंदर मेलेनिन की मात्रा थोड़ा सा कम है तो वो व्यक्ति गोरा नजर आता है। और किसी व्यक्ति के अंदर अगर मेलेनिन बिल्कुल ही नहीं है तो उसके अंदर एक बीमारी होती है, उस बीमारी को बोलते हैं बेटा एल्बिनिज्म। क्या बोलते हैं? एल्बिनिज्म कहते हैं, हिंदी में बोले तो रंजकहीनता कहते हैं। समझ रहे हैं आप बात को? रंजकहीनता का मतलब किसी व्यक्ति के शरीर में मेलेनिन वर्णक नहीं बन रहा या नहीं होता, या उसकी एब्सेंस में कौन सी बीमारी होती है? एल्बिनिज्म बीमारी होती है, रंजकहीनता बीमारी होती है, ठीक है बेटा। अब आपके बॉडी के अंदर, आपके शरीर के अंदर इस मेलेनिन हार्मोन के बनने की क्रिया को कौन स्टिमुलेट करता है, कौन प्रेरित करता है? ठीक है, तो एक हार्मोन होता है बेटा, एक हार्मोन होता है मेलेनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन होता है बेटा? मेलेनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ध्यान से सुनना। आपकी त्वचा का रंग, आपकी जो स्किन है उसका जो कलर है, कौन निर्धारित करता है? कौन करता है बेटा? मेलेनिन वर्णक करता है। क्लियर? तुम काले होंगे या गोरे होंगे या किस साइज में होंगे बेटा, उसका निर्धारण कौन करता है? मेलेनिन करता है। इस मेलेनिन के हार्मोन के बनने की क्रिया को कौन स्टिमुलेट करता है? एक हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं बेटा एमएसएच हार्मोन, और एमएसएच हार्मोन का पूरा नाम होता है मेलेनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। स्टिमुलेटिंग का मतलब होता है बेटा प्रेरित करने वाला। कौन से हार्मोन, कौन से हार्मोन, कौन से रंग को बेटा? मेलेनिन, मेलेनिन को प्रेरित करने वाला हार्मोन, ठीक है। तो उसका नाम क्या दे दिया बेटा? मेलेनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और इस हार्मोन का जो सीक्रेशन होता है ना बेटा, वो पीयूष ग्रंथि से होता है। किससे होता है? पीयूष ग्रंथि से होता है। पीयूष ग्रंथि के दो भाग होते हैं बेटा, पीयूष ग्रंथि के दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है बेटा अग्रपाली एंटीरियर लॉब, और दूसरा होता है बेटा पश्चपाली पोस्टीरियर लॉब कहते हैं। क्या कहते हैं? पोस्टीरियर लॉब कहते हैं। तो अग्र वाला जो हिस्सा होता है उससे एक हार्मोन निकलता है जिसको बोलते हैं एमएसएच, और ये एमएसएच हार्मोन इस मेलेनिन के बनने की क्रिया को स्टिमुलेट करता है या बनने को बाध्य करता है, ठीक है, जो कि आपकी त्वचा के रंग का निर्धारण करता है। GH, TSH, FSH, LH, ACT, हाँ ये सारे हार्मोन बताऊंगा बेटा, ठीक है। ये सारे, GH का मतलब होता है ग्रोथ हार्मोन,
TSH का मतलब होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH का मतलब होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH का मतलब होता है लुटिनाइजिंग हार्मोन, ACTH का मतलब होता है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, MSH का मतलब होता है मेलेनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कितना आसान है ना याद करना। ओके, चलिए वापस आइए। तो ठीक है बेटा, मेलेनिन वर्णक निर्माण का प्रेरक करने वाला हार्मोन कौन सा हुआ? MSH। अब देखिए बेटा, अभी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ पीयूष ग्लैंड के 2 पार्ट होते हैं, जिसको बोलते हैं अग्रपाली एंटीरियर लॉब और दूसरे को बोलते हैं पश्चपाली या पोस्टीरियर लॉब। इसका जो पोस्टीरियर लॉब होता है ना बेटा, यहाँ से एक हार्मोन का सीक्रेशन होता है और उस हार्मोन को आप कहते हो बेटा ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहते हो। कहते हो नहीं कहते हो? अब ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या काम करता है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन फॉर योर एग्जाम। कई बच्चे जल्दीबाजी में गलत करके आ जाते हैं। आपके मादा के फीमेल के शरीर में दूध के निर्माण की क्रिया को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? दूध बनाने की क्रिया दूध के ज्यादा सीक्रेशन को बढ़ाने वाला हार्मोन कौन सा होता है? जवाब दो बेटा, कौन सा हार्मोन होता है? मिल्क सीक्रेशन, HCG नहीं होता। नहीं, जब मादा के अंदर, फीमेल के अंदर जब बच्चा भ्रूण डेवलप हो रहा होता है, तो उस वक्त जब बच्चा कंप्लीट 9 महीने का होने को होता है, तो उस वक्त पीयूष ग्लैंड से एक हार्मोन का सीक्रेशन होता है और उस हार्मोन का नाम होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का बेटा मेन जो फंक्शन होता है वो क्या होता है कि जब शिशु गर्भाशय के अंदर जन्म लेने वाला होता है, उस वक्त जो स्तन होते हैं मादा के, उन जो उसके स्तन होते हैं, उन स्तनों के अंदर जो मिल्क जो बन रहा है ना बेटा, जैसे बच्चा जन्म लेगा तुरंत ही उसको मिल्क की आवश्यकता पड़ेगी। अब जो बच्चा है उसको तो नहीं समझ में आ रहा कि भाई मुझे चूसना है तो दूध ज्यादा निकलेगा, ठीक है, वो तो मात्र अपने लिप्सों को हिलाता है, ठीक है। तो होता क्या है बेटा, एक हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन, ठीक है। उस ऑक्सीटोसिन हार्मोन के प्रभाव में ये जो स्तन ग्रंथियों के अंदर जो मिल्क होता है, उस मिल्क के सीक्रेशन को बढ़ाने का काम करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। जो उसके अंदर जो मिल्क है ना, उस मिल्क को बाहर निकालने में हेल्प करता है एक तरह से। कौन सा हार्मोन? ऑक्सीटोसिन हार्मोन, पहली बात। दूसरा, जो निर्माण नहीं करता ऑक्सीटोसिन हार्मोन, दूध का निर्माण नहीं करता ऑक्सीटोसिन हार्मोन, केवल और केवल जो मिल्क प्रोडक्शन हुआ अंदर, उस मिल्क को बाहर निकालने में या उसके सीक्रेशन में हेल्प करता है। कौन सा हार्मोन? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। अरे गांवों में आपने देखा होगा कभी कभी भैंस के दूध की मात्रा को बढ़ाने के लिए ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। एक्चुअली में वो दूध नहीं बनाता, जो दूध अंदर है उस कंप्लीट दूध को बाहर निकालने में, उसके सीक्रेशन में हेल्प करता है। कौन सा हार्मोन? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। क्लियर बेटा, पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन क्या होता है, जब बच्चे का जब गर्भकाल कंप्लीट हो जाता है, 280 डेज हो जाते हैं, तो इस यही हार्मोन क्या करता है बेटा, डिलीवरी जब बच्चे की होने होती है उससे पहले आपने देखा होगा कि प्रसव पीड़ा होती है महिला के अंदर। क्या होती है बेटा? प्रसव पीड़ा होती है, जिसको आप लेबर पेन कहते हो। क्या कहते हो बेटा? लेबर पेन कहते हो। प्रसव पीड़ा होती है, और उस प्रसव पीड़ा में होता क्या है एक्चुअली में, उस प्रसव पीड़ा के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है बेटा? यही हार्मोन ऑक्सीटोसिन जिम्मेदार है। ये करता कैसे भाई? ये मैंने आपको क्या बताया, ये क्या होती है? फैलोपियन ट्यूब। और ये क्या बना दिया मैंने? गर्भाशय बना दिया। क्या बना दिया बेटा? गर्भाशय। ये क्या बना दिया? सर्वाइकल। और ये क्या बना दिया? बेजाइना। और यहाँ पर क्या बना दिया बेटा? ओवेरी। और यहाँ पर क्या बना दिया बेटा? ओवेरी। ठीक है ना? तो अब देखिए, ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ना बेटा, जब डिलीवरी होने होती है बच्चे की, उससे कुछ समय पहले ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है, इसकी दीवारों में, यूट्रस की दीवारों में क्या करता है? खिंचाव पैदा करता है। खिंचाव पैदा करता है ताकि बच्चे को बाहर निकलने में आसानी हो। और जब इनमें खिंचाव होता है तो यूट्रस की दीवारों में क्या होता है बेटा? दर्द होता है। और उसी दर्द को क्या बोलते हैं? प्रसव पीड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रसव पीड़ा कहते हैं। ठीक है। लेबर पेन के लिए जिम्मेदार हार्मोन या प्रसव पीड़ा के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन सा होता है? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को ही हम क्या बोलते हैं? तो भैया बच्चे को बाहर निकलने में हेल्प कर रहा है, इसको चौड़ा करता है, खिंचाव होता है, तो बच्चा यहाँ होके बाहर निकलता है, निकलेगा ना भैया। तो यहाँ पर क्या होता है
एक तरह से दर्द होता है यूट्रस के अंदर बहुत ज्यादा, और उसी को क्या बोलते हैं, प्रसव पीड़ा कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रसव पीड़ा या लेबर पेन कहते हैं। अब एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन प्रसव पीड़ा के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, कौन सा हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। लीवर पेन से संबंधित हार्मोन कौन सा है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। समझ रहे हैं, बच्चा बाहर होगा तो उसको क्या बोल रहे हैं, डिलीवरी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, डिलीवरी बोल रहे हैं। तो इसी हार्मोन को हम क्या बोल देते हैं बेटा, इसी को हम बोलते हैं डिलीवरी हार्मोन भी कह देते हैं कई बार। क्या बोल देते हैं, डिलीवरी हार्मोन। क्लियर। तो दो फंक्शन आपने देखे कौन कौन से, एक तो होता है मिल्क के सीक्रेशन को बढ़ाता है, दूसरा फंक्शन प्रसव पीड़ा के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है बेटा, तो यहां पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, प्रसव पीड़ा लीवर पेन के लिए शुरू कराने के लिए कौन सा हार्मोन इंपॉर्टेंट होता है, कौन सा हार्मोन होता है, ऑक्सीटोसिन। कभी कभी आपने देखा होगा कि जब 280 डेज कंप्लीट हो जाते हैं गर्भकाल के, उस कंडीशन में भी फीमेल के अंदर कोई पेन महसूस नहीं होता, तो हॉस्पिटल में जब जाते हैं तो हॉस्पिटल में डॉक्टर सबसे पहले क्या करता है, ऑक्सीटोसिन का ही इंजेक्शन देता है ताकि उसके दर्द उठना स्टार्ट हो जाए। ठीक है बेटा, ध्यान रखना, छोटी छोटी बात है। जनरेट इन पीयूष ग्लैंड, बिल्कुल सही है बेटा, पीयूष ग्लैंड में बनता है। पीयूष ग्लैंड के अंदर, पीयूष ग्लैंड कहाँ होती है, ब्रेन के अंदर। फिर वहां से जब इस हार्मोन की आवश्यकता होती है तो पीयूष ग्लैंड तुरंत इस हार्मोन को नीचे भेजती है। ठीक है बेटा, फिर वहां पे ये अपनी क्रियाएं करना स्टार्ट करता है। आप कल्पना नहीं करोगे बेटा, पीयूष ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो हमारे बॉडी की बहुत सारी जो ग्लैंड है ना, इसी के नियंत्रण में काम कर रहा है। देख लो, अगर मान के चलो पीयूष ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन हार्मोन का सीक्रेशन नहीं होगा तो क्या होगा, मिल्क सीक्रेशन प्रभावित होगा, नहीं होगा, दूध का निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा बाहर बच्चे के लिए। दूसरा, प्रसव पीड़ा नहीं होगी तो डिलीवरी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी बेटा, बच्चे को बाहर निकलने में समस्या आएगी। समझ रहे हैं बात को, आगे चलिए। गिरगिट का रंग बदलना कौन सा हार्मोन है बेटा, एमएसएच। भाई रंग से संबंधित एक ही हार्मोन है, कौन सा, मेलेनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। निम्न को सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन को ध्यान से देखें बेटा, समझने का प्रयास करना। निम्न को सुमेलित, मैच कीजिए बेटा, मैच करना है अपन को। तो यहाँ पे एक बीमारी का नाम दे रखा है, इधर इसका कारण दे रखा है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे सबसे पहले एक बीमारी दे रखी है मिजेट्स। क्या दे रखी है बेटा, मिजेट्स। अब पहली बात तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि मिजेट वास्तव में होते क्या है। आजकल तो क्या सर्कस खत्म कर दिए हैं, सर्कस आपने भी नहीं देखा होगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने कभी सर्कस ही नहीं देखा होगा। ठीक है, सर्कस के अंदर कुछ बौने होते हैं जो अपने कर्तव्य दिखाते हैं और आपका मनोरंजन करते हैं। अरे सर्कस देखा है ना, वो मनोरंजन करते हैं बौने बौने लोग। आजकल तो मूवियों में भी आते हैं बौने, कई बौने होते हैं, छोटे छोटे से होते हैं। तो उन बोनों को क्या बोलते हैं, सर्कस में काम करने वाले बोनों को क्या बोलते हैं, मिजेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मिजेट्स कहते हैं। अब दूसरी बात, आपके शरीर की जो ग्रोथ होती है, जब बच्चा होता है तो बच्चे की लंबाई में ग्रोथ होती है, उसके ऑर्गन डेवलप होते हैं, ये कौन से हार्मोन की वजह से होते हैं बेटा, ग्रोथ हार्मोन की वजह से। कौन से हार्मोन की वजह से, ग्रोथ हार्मोन की वजह से लंबाई में ग्रोथ होती है। अब मान के चलो किसी व्यक्ति के अंदर अगर ग्रोथ हार्मोन बन ही नहीं रहा है तो क्या होगा बेटा, बच्चा बौना रह जाएगा। क्या रह जाएगा, बच्चा बौना रह जाएगा। एसटीएच हार्मोन, अरे हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ग्रोथ हार्मोन को ही एसटीएच हार्मोन भी कहते हैं, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। एसटीएच का पूरा नाम क्या है, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है बेटा, ये इसी का नाम है बेटा, ग्रोथ हार्मोन का। तो यहां पर मिजेट क्या होते हैं, एक तरह से बौने होते हैं, और बौने कौन से हार्मोन की कमी से रह जाते हैं, जीएच हार्मोन की कमी से। तो इसको मैच कर दीजिए ए से थर्ड। ठीक है बेटा, ये हो गया। दूसरा रोग दे रखा है बेटा उदक में। अब उदक में को बेटा अंग्रेजी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। ठीक है बेटा, अंग्रेजी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि इसका अंग्रेजी मैं अगर ये होता तो मैं आपको आंसर सही दे देता। थर्ड बीमारी देखिए, नेक्स्ट बीमारी देखिए बेटा, क्रेटिन। कौन सी बीमारी दे रखी है, क्रेटिन बीमारी। अब क्रेटिन बीमारी भी किससे संबंधित है बेटा, बौनेपन से संबंधित है। किससे संबंधित है, बौनापन से संबंधित है। ये जो क्रेटिन जो बीमारी है ना बेटा, ये एक्चुअली में थायराइड ग्रंथि के द्वारा एक हार्मोन का निर्माण होता है, और उस हार्मोन को बोलते हैं बेटा थायरोक्सिन हार्मोन। क्या बोलते हैं, थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन अगर किसी बच्चे के अंदर कम बन रहा है तो भी बच्चा बौना रह जाता है। क्या रह जाता है, बच्चा बौना रह जाता है।
ठीक है ना, ध्यान रखना मैं जो बोल रहा हूं आपसे, किसी बच्चे के अंदर थायरोक्सिन हार्मोन का अभाव है, ठीक है, तो क्या होगा, बच्चा बौना रह जाएगा। और ऐसे बौने बच्चों को बोलते हैं बेटा क्रेटिन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रेटिन्स कहते हैं, ठीक है ना, ध्यान रहेगा। तो क्रेटिन्स देखिए, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी कहां पर है, 2 से मैच कर दीजिए। तीसरा देखिए एक्रोमेगैली। एक्रोमेगैली में क्या होता है बेटा, एक्रोमेगैली के अंदर जब ग्रोथ हार्मोन की अधिकता हो जाती है किसी व्यक्ति के अंदर, तो होता क्या है बेटा, व्यक्ति की लंबाई ज्यादा बढ़ जाती है, करीब 6 से 7 फीट का लंबा हो जाता है। और एक तरह से मतलब कोई निश्चित बॉडी का सेफ नहीं रह पाता, लंबा लंबा होता है, ठीक है, कोई हिस्सा कहीं निकल रहा है, कोई हिस्सा कहीं निकल रहा है, एक निश्चित अनुपात में, रेशो में नहीं होता उसका बॉडी का सेफ, ठीक है, तो उस अवस्था को कहते हैं एक्रोमेगैली। तो एक्रोमेगैली का मतलब जीएच हार्मोन की अधिकता। पहले में क्या है, थर्ड, तो पहले में थर्ड देखिए बेटा, इसमें आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखिए, सी में क्या बताया मैंने, 2, तो सी में 2 कहां आ रहा है बेटा, सी में 2 देखिए, इसमें नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है बेटा। एक्रोमेगैली देखिए, डी में 4 आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो इसका आंसर बेटा ये सही होगा। अब उदक में को आप देखना बेटा क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, बाकी एडीएच की कमी से बता रहा है। एडीएच हार्मोन का नाम होता है एड्रिनल हार्मोन, सॉरी, उदक में का मतलब होता है एंटी डायूरिटिक हार्मोन, ठीक है। एंटी डायूरिटिक हार्मोन को हिंदी में बोलते हैं मूत्र निरोधक हार्मोन। क्या बोलते हैं बेटा, मूत्र निरोधक हार्मोन कहते हैं। क्लियर। अब ये देख लेना आप लोग उदक में को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, फिर मुझे बताना बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, मानव शरीर की 31, 31, 24 क्या है बेटा, हाँ 31, 24 ये इसका आंसर है बेटा, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि तो कैसी हो गई, एंडोक्राइन सबसे बड़ी ग्लैंड, ये कौन सी ग्लैंड हो गई, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, अग्नाशय का कोई रोल नहीं है, तो पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि होती है। देखो इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं, लेकिन साइज में सबसे छोटी ग्लैंड होती है कौन सी बेटा, पीयूष ग्लैंड। क्लियर, ध्यान रखना बेटा। स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी पीयूष ग्लैंड, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी कौन सी, लीवर। अब लार्जेस्ट ग्लैंड एंडोक्राइन कौन सी होती है, थायराइड होती है। क्लियर बेटा, आगे चलें, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट देखिए बेटा, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, वही क्वेश्चन आ गया जो मैं अभी आपको बोल रहा हूं। सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है, थायराइड ग्लैंड। कौन सी होती है बेटा, थायराइड ग्लैंड होती है। शरीर की तीसरी आंख किस ग्रंथि को कहा जाता है, अभी डिस्कस किया था, पीनियल ग्लैंड को। आधार बेस मेटाबॉलिज्म जो रेट होती है उसका नियंत्रण। अच्छा, आपके बॉडी के अंदर जो आधारीय उपापचय क्रियाएं होती हैं, मेटाबॉलिज्म की जो क्रियाएं होती हैं, उपापचय क्रियाओं के अंदर 2 प्रकार की क्रियाएं होती हैं, एक होती है एनाबॉलिज्म और दूसरी होती है कैटाबॉलिज्म। इन क्रियाओं को कंट्रोल और रेगुलेट करने में कौन सी ग्लैंड या कौन सा हार्मोन हेल्प करता है बेटा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा हार्मोन हेल्प करता है, थायरोक्सिन हार्मोन हेल्प करता है बेटा। कौन सा हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन हेल्प करता है बेटा, ध्यान रखना, ठीक है ना। एक्सोथैलेमिया किस हार्मोन की अधिकता से होता है, अब पहले तो ये पता होना चाहिए एक्सोथैलेमिया का मतलब क्या है बेटा। इसको हिंदी में बोलते हैं नेत्रोत्सौंधी रोग। हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, नेत्रोत्सौंधी रोग कहते हैं। इसमें क्या होता है एक्सोथैलेमिया में, कि इसमें जो आपकी आंखें हैं ना बेटा, ये आंखें बाहर की ओर निकल आती हैं ज्यादा, ठीक है, ऐसी डरावनी सी आंखें हो जाती है, मोटी मोटी, ये आई कोटर से बाहर आ जाती हैं दोनों आंखें, ठीक है। और ये काफी डरावने लगते हैं बेटा। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति कैसे लगते हैं, काफी डरावने लगते हैं, ठीक है। कौन से रोग में, एक्सेप्थेल्मिया के रोग में या नेत्रोत्सौंधी रोग के अंदर होता क्या है, आपकी जो आई है वो आई कोटर से बाहर आ जाती है, ठीक है, काफी डरावनी लगती है ऐसी आंखें। ये किस हार्मोन की अधिकता से होता है, तो ध्यान रखना, जब किसी व्यक्ति के शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन की अधिकता हो जाती है, तो थायरोक्सिन हार्मोन की अधिकता में एक्सोप्थेल्मिया रोग होता है। इस रोग के अंदर जो आई होती है वो आई कोटर से बाहर की ओर निकल आती है, बाहर की साइड में लटक जाती हैं आंखें। कई बार देखा होगा हमने बहुत सारे लोगों की, उनकी आंखें काफी सारी बाहर से निकली हुई होती हैं, ऐसी यहीं पर रखी हुई होती हैं, ठीक है, समझ रहे हो, काफी सारी उभरी हुई होती है। आगे देखिए बेटा,
थायरोक्सिन हार्मोन निर्माण के लिए क्या क्या चीज आवश्यक होता है बेटा? आयरन वेपोरफायरिन नहीं होता, मैग्नीशियम वेपोरफायरिन नहीं होता, आयोडीन वेपोरफायरिन नहीं होता, आयोडीन बेटायरोसिन होता है। थायरोक्सिन हार्मोन का जो निर्माण होता है ना बेटा हमारे शरीर में, चाइनीज में कभी नहीं होता होगा, 16 में सी। अरे नहीं बेटा, थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण होता है बेटा आयोडीन और टायरोसिन के द्वारा। जो आपका वो है ना, कौन सा हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन, वो उसका निर्माण किसी वजह से होता है, आयोडीन और टायरोसिन के मिलने से होता है बेटा थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण। ठीक है, अब हालांकि इतना डीप क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी अगर पूछा जाए तो आंसर दे देना, आयोडीन और टायरोसिन इन दोनों के आपस में जुड़ने से किसका निर्माण होता है, थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण होता है। अब कैसे होता है वो मैं सुबह थ्योरी की क्लास ले रहा हूं, वहां पे बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रुधिर में कैल्शियम की मात्रा इंक्रीज करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? तो ध्यान रखिए बेटा, आपका जो थायराइड जो ग्लैंड होती है, थायराइड जो ग्लैंड होती है कहां पर होती है बेटा? गले के अंदर होती है। और गले के अंदर जो थायराइड जो ग्लैंड होती है ना बेटा, वो कैसी होती है? एच आकार की होती है। कैसी होती है? एच आकार की होती है, इस तरह की होती है बेटा। ठीक है, इसके अंदर 4 ग्लैंड और प्रेजेंट होती है। कितनी ग्लैंड प्रेजेंट होती है? 4 ग्लैंड और प्रेजेंट होती है। ठीक है, दो इधर होती हैं, 2 इधर होती हैं। इनको हटा देना बेटा, ये ज्यादा बना दी मैंने। दोबारा से देखें, आपकी जो थायराइड जो ग्लैंड है बेटा कहां पर स्थित होती है? गले में। ठीक है, और इस तरह की होती है, एच शेप में होती है। किस आकार में होती है? एच शेप में। एक रेड रेड वाली एक ग्लैंड यहाँ पर होती है, एक ग्लैंड यहाँ पर होती है, जो कि थायराइड ग्लैंड के अंदर ही होती है। एक ग्लैंड यहाँ पर होती है, एक ग्लैंड यहाँ पर होती है। इस ग्लैंड को कहते हैं बेटा पैराथायराइड ग्लैंड। क्या बोलते हैं इसको? पैराथायराइड ग्लैंड। ठीक है, जो कि कहां पर होती है? थायराइड ग्लैंड के अंदर होती है। कहां पर होती है? थायराइड ग्लैंड के अंदर होती है। एक यहां पर, और ये पूरी की पूरी ग्लैंड कौन सी है? थायराइड ग्लैंड। ये 4 संख्या में कौन सी ग्लैंड है? पैराथायराइड। पैराथायराइड ग्लैंड से एक हार्मोन का सीक्रेशन होता है जिसको बोलते हैं पैराथार्मोन। क्या बोलते हैं बेटा? पैराथार्मोन कहते हैं। पैराथार्मोन को ही क्या बोलते हैं बेटा? कॉलिप का हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉलिप का हार्मोन कहते हैं। ठीक है, ये जो हार्मोन होता है ना बेटा, पैराथार्मोन या कॉलिप का हार्मोन, इस हार्मोन की, ये हार्मोन आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करता है, कैल्शियम को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, पहली बात। अब देखिए, इस थायराइड ग्लैंड के अंदर ही कुछ विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं प्रेजेंट होती हैं, और उन कोशिकाओं को कहते हैं बेटा सी सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सी कोशिकाएं कहते हैं। इन सी कोशिकाओं के द्वारा एक हार्मोन बनता है जिसको बोलते हैं कैल्सीटोनिन हार्मोन। क्या बोलते हैं बेटा? कैल्सीटोनिन हार्मोन कहते हैं। क्लियर बेटा? ये जो कैल्सीटोनिन जो हार्मोन है, इस पैराथार्मोन के प्रभाव को नष्ट करता है। इसका मतलब पैराथार्मोन जो आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज कर रहा है, ये उसके अपोजिट फंक्शन करता है। कैल्सीटोनिन हार्मोन आपके ब्लड में से कैल्शियम की मात्रा को डिक्रीज करता है। जब किसी कारण से पैराथार्मोन का सीक्रेशन कम होगा तो आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम की मात्रा कम होगी, और कैल्शियम की मात्रा कम होगी तो आपकी जो मसल्स हैं बेटा, उनमें ऐठन होती है, और मसल्स के अंदर ऐठन को ही हम क्या बोलते हैं? टिटेनी कहते हैं। क्या बोलते हैं? टिटेनी रोग हो जाता है बेटा। समझ रहे? कैल्शियम की कमी से या पैराथार्मोन की कमी से। ठीक है, समझ में आया बेटा? आगे चलें तो यहाँ पे बेटा कैल्शियम की मात्रा बढ़ाने वाला हार्मोन कौन सा है? पैराथार्मोन। पैराथार्मोन का सीक्रेशन पैराथायराइड ग्लैंड से। पैराथायराइड ग्लैंड कहां पर प्रेजेंट होती है? थायराइड ग्लैंड के अंदर। थायराइड ग्लैंड के अंदर कितनी पैराथायराइड ग्लैंड होती है? 4 होती है। सिंपल सी बात है। कितने सारे क्वेश्चन क्लियर हुए? आगे चलें, आगे देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। पथरी स्टोन का रासायनिक नाम क्या होता है? पथरी का नाम तो बहुत सुना है ना, जवाब दीजिए फटाफट। कौन देगा? अब 2 ही बच्चे हैं, कौन क्या देगा? तुम में से देगा कोई ना कोई? 18वें में सी, कैल्शियम ऑक्जेलेट। दूसरा बच्चा ऑक्जेलेट। गुड, वेरी गुड। जो टिटनेस, जो पथरी स्टोन का कारण है वो क्या है बेटा? कैल्शियम ऑक्जेलेट। ठीक है बेटा,
आंसर आपको पता ही है। नेक्स्ट, अब देखो वही रोग क्वेश्चन आ गया, टिटेनी रोग संबंधित किससे होता है? आ गया ना बेटा, टिटेनी रोग अभी मैंने बताया था, आपको जिक्र कर रहा था। क्या ऑप्शन है? कैल्शियम की कमी, कैल्शियम की अधिकता, आयोडीन की कमी, आयरन की अधिकता। बताइए किसकी कमी से होता है? कैल्शियम की कमी से। कैल्शियम की कमी कब होगी? जब पैराथायराइड ग्लैंड से पैराथार्मोन का सीक्रेशन नहीं होगा, कॉलिप के हार्मोन का सीक्रेशन नहीं होगा। ठीक है बेटा, अभी मैंने डिस्कस किया था आपसे। ठीक, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा, कैल्शियम की कमी से। करो या मरो हार्मोन किसे कहते हैं? डू एंड डाई वाला हार्मोन कौन सा है बेटा? तो मैं आपको बता देता हूं बेटा, पहले भी मैंने आपसे डिस्कस किया था और इससे संबंधित एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता रहता है। आपके अंदर दो किडनी होती हैं। कितनी किडनी होती हैं? दो किडनी होती हैं। ठीक है, ये मूत्र वाहिनी निकाल दी किडनियों से, एक नली यहां से निकाल दी। वृक्कों के अंदर जो भी मूत्र का निर्माण हो रहा है वो नलियों के माध्यम से कहां पर आ जाएगा? ब्लैडर के अंदर आ जाएगा। और ब्लैडर के अंदर एक छिद्र होता है जिसको बोलते हैं यूरेथ्रा। क्या बोलते हैं बेटा? यूरेथ्रा कहते हैं। इन किडनियों के ऊपर बेटा एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, दोनों किडनियों के ऊपर। ठीक है, इस ग्लैंड को कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड। क्या बोलते हैं इसको? एड्रिनल, एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं बेटा इसको। ठीक है, और इसी को हिंदी में आप लोग कहते हो अधिवृक्क ग्रंथि। क्या कहते हो? अधिवृक्क ग्रंथि। तो अधिवृक्क ग्रंथि से कुछ हार्मोनों का सीक्रेशन होता है। कब होता है? आपातकालीन स्थिति में होता है बेटा। डर के समय, भय के समय, पलायन करते समय, आपातकालीन स्थिति में यहां से कुछ हार्मोनों का सीक्रेशन होता है, एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन हार्मोनों को। ठीक है, तो इसीलिए इस ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं बेटा? आपातकालीन ग्लैंड भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? आप करो या मरो का हार्मोन या आपातकालीन ग्लैंड भी कहते हैं। कौन सा हार्मोन है बेटा? एड्रिनलिन। तो एड्रिनलिन हार्मोन का सीक्रेशन वास्तव में कहां से होता है? एड्रिनल ग्लैंड से होता है। अब ज्यादा डिटेल में बेटा आपकी क्लास चल रही है लाइव मॉर्निंग में। एडीएच बेटा, एडीएच जो हार्मोन होता है बेटा, न्यूरो हाइपोफाइसिस, एडीएच जो हाँ न्यूरो हाइपोफाइसिस वाले पार्ट से इसका सीक्रेशन होता है। एडीएच जो हार्मोन है न्यूरो हाइपोफाइसिस पार्ट बोलते हैं। पीयूष ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका एंटीरियर लॉब और दूसरा बताया था मैंने पोस्टीरियर लॉब। तो पोस्टीरियर लॉब को ही क्या बोलते हैं? न्यूरो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूरो हाइपोफाइसिस वाला हिस्सा बोलते हैं। और जो आगे की जो पाली होती है एंटीरियर लॉब होती है उसको क्या बोलते हैं बेटा? एडिनो न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं। क्या बोलते हैं? एडिनो न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं। जबकि पश्च पाली या पोस्टीरियर लॉब को न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं। न्यूरो हाइपोफाइसिस से बेसोप्रेसिन हार्मोन जो होता है उसी को एडीएच हार्मोन कहते हैं, एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन, यानी कि मूत्र निरोधक हार्मोन। अब उसको क्यों कहते हैं वो आगे डिस्कस करेंगे बेटा। ठीक है, अभी यार इतना ज्यादा डिटेल में नहीं बता सकता आपको, आता सब कुछ है मेरे पे। ठीक है, इतना तो आता है जो मतलब यहाँ पे क्वेश्चन दे रखे हैं, लेकिन मैं ज्यादा इसलिए नहीं बता रहा हूँ ताकि आपका समय ज्यादा खराब नहीं हो। एडीएच हार्मोन बेसोप्रेसिन हार्मोन को ही कहते हैं। ठीक है, दिमाग में बिठा लो। नेक्स्ट देखिए, किस हार्मोन के लिए कहा जाता है कि वे जीवन रक्षक है? ठीक है, लाइफ सेविंग है, लेकिन जीवन के लिए आवश्यक नहीं है। गुड, वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन पूछा बेटा, ध्यान से देखिए। तो लाइफ सेविंग हार्मोन जो होते हैं बेटा, लाइफ सेविंग हार्मोन कौन से होते हैं? उनको बोलते हैं बेटा एड्रिनलिन हार्मोन को ही बोलते हैं लाइफ सेविंग। एक तरह से एड्रिनल ग्लैंड से जिन हार्मोनों का सीक्रेशन होता है उनको क्या बोलते हैं? लाइफ सेविंग हार्मोन। समझ रहे हैं बात को? दिमाग में बैठा लो, आगे इससे संबंधित क्वेश्चन आएगा तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अग्नाशय ग्रंथि की कौन सी कोशिकाएं, ये इन्युलिन नहीं है बेटा, ये इंसुलिन है। क्या है बेटा? इंसुलिन। ठीक है बेटा, इंसुलिन है। इंसुलिन हार्मोन का निर्माण होता है। तो याद कीजिए, जब हम डाइजेशन सिस्टम का जब प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे तो वहां पे हमने एक ग्लैंड देखी थी, अग्नाशय ग्रंथि या पेंक्रियाज ग्लैंड देखी थी। उसके अंदर बेटा जो पेंक्रियाज जो ग्लैंड बताई थी ना, उसके अंदर कोशिकाओं का एक समूह होता है, एक ग्रुप होता है सेल्स का। और ग्रुप ऑफ सेल्स क्या कहलाता है? लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती है? लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं। जो ग्रुप ऑफ सेल्स है उसको नाम क्या दिया? लैंगरहैंस। लैंगरहैंस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने उस कोशिकाओं के ग्रुप को डिस्कवर किया था।
क्लियर बेटा। अब वो कोशिकाओं का जो ग्रुप है उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी सेल्स पाई जाती हैं? एक कोशिकाएं होती हैं एल्फा सेल्स, दूसरी होती है बेटा बीटा सेल्स, तीसरी होती है बेटा डेल्टा सेल्स, और डेल्टा सेल्स को ही अपन गामा सेल्स भी कह सकते हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? गामा सेल्स भी कहते हैं। क्लियर। एल्फा सेल से एक हार्मोन का सीक्रेशन होता है, उस हार्मोन को बोलते हैं बेटा ग्लूकेगॉन हार्मोन। क्या कहते हैं? ग्लूकेगॉन हार्मोन। क्लियर। और ये ग्लूकेगॉन हार्मोन क्या काम कर रहा है? क्या काम कर रहा है बेटा? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है, याद आया। और बीटा जो सेल्स हैं बेटा, इससे एक हार्मोन बनता है, उस हार्मोन को कहते हैं बेटा इंसुलिन हार्मोन। क्या कहते हैं? इंसुलिन हार्मोन कहते हैं। इंसुलिन हार्मोन क्या काम कर रहा है? जब आपके ब्लड के अंदर अधिक मात्रा में ग्लूकोज हो जाता है तो उस बढ़ी हुई ग्लूकोज की मात्रा को वापस से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। और अगर इंसुलिन हार्मोन का सीक्रेशन नहीं होगा तो आपके ब्लड के अंदर लगातार ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होता रहेगा, उससे आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं? तो बढ़े हुए ग्लूकोज के लेवल की मात्रा को डायबिटीज वाली अवस्था कहते हैं। नेक्स्ट है बेटा डेल्टा सेल्स। इसके द्वारा एक हार्मोन बनता है, उस हार्मोन को बोलते हैं बेटा सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। ये जो हार्मोन है बेटा आपके पाचन से संबंधित होता है। किससे? डाइजेशन से संबंधित होता है, ठीक है। तो बता दोगे आंसर? निम्नलिखित में से अग्नाशय ग्रंथि की कौन सी कोशिकाओं से इंसुलिन हार्मोन का सीक्रेशन होता है? बीटा कोशिकाओं से होता है। कौन सी कोशिकाओं से होता है? बीटा कोशिकाओं से होता है। आगे चलें, समझ में आया? कौन सी कोशिकाओं से होता है इंसुलिन हार्मोन का सीक्रेशन? बीटा सेल से। बीटा सेल्स कहां पर प्रेजेंट होती हैं? लैंगरहंस द्वीप में, ठीक है। लैंगरहंस द्वीप कहां पर है? पैंक्रियास ग्लैंड में। पैंक्रियास ग्लैंड कहां पर बताई थी मैंने आपको? स्टोमक के नीचे। स्टोमक के नीचे अगर ऑप्शन में ना हो तो कहां पर होती है? डुोडेनम की दोनों भुजाओं के मध्य। अग्नाशय ग्रंथि हमारे शरीर की एकमात्र कैसी ग्रंथि होती है? मिक्स्ड ग्लैंड होती है। बताइए कितने सारे क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए एक ही ग्लैंड से, और ये सारे क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है बेटा। आगे चलें, चलिए। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाने वाला हार्मोन, ग्लूकोज की मात्रा कौन सा हार्मोन बढ़ाता है? अभी डिस्कस किया था, जल्दी से जवाब दो आप दोनों। कौन सा हार्मोन ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता है बेटा ब्लड के अंदर? गुड, आंसर दे दिया, अरे वेरी गुड, ग्लूकागॉन। समझ में आ गया? कंसेप्ट क्लियर हुआ नहीं हुआ? हो गया ना कंसेप्ट क्लियर? रटने की कहाँ जरूरत पड़ी हमें? रटा क्या हमने? नहीं रटा। कंसेप्ट क्लियर हो गया, आंसर आसानी से दे दिया, ठीक है बेटा। आगे देखिए, पुरुष की आवाज की प्रबलता किस हार्मोन का प्रभाव है? इंपॉर्टेंट है बेटा। अब देखिए, कल हम डिस्कस कर रहे थे बेटा, एक टॉपिक पे डिस्कस किया था हमने, प्यूबर्टी टाइम, यानी कि यौवन अवस्था। जो मेल होता है, मेल के अंदर जो यौवन अवस्था का जो पीरियड टाइम होता है वो होता है बेटा 14 से 16 साल। कितना होता है? 14 से 16 साल। ये यौवन अवस्था का मतलब होता है बेटा, जब यौवन अवस्था उस अवस्था को कहते हैं जब लड़के के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। समझ रहे हैं हम बात को? और स्पर्म का फॉर्मेशन के लिए कौन से हार्मोन की जरूरत होती है बेटा? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। भाई मेल हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेशन कहां से होता है? टेस्टिस के द्वारा होता है। टेस्टिस में भी कहां से होता है? लीडिंग कोशिकाओं से होता है। लीडिंग कोशिकाओं का दूसरा नाम क्या बताया था मैंने आपको? अंतराली कोशिकाएं। अंतराली कोशिकाओं को ही क्या कहा जाता है बेटा? इंटरस्टेटल सेल्स कहा जाता है। याद आया नहीं आया? आपसे डिस्कस किया नहीं किया? कल मैंने किया था ना बेटा। तो यहाँ पर पुरुष के अंदर जो उनकी आवाज भारी होती है, आपने देखा होगा महिलाओं की आवाज काफी मधुर होती है, पुरुषों की आवाज काफी भर्राई हुई होती है, ठीक है। ये महिलाओं के स्तन जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं, सक्रिय होते हैं, जबकि मेल के अंदर जो उनके स्तन होते हैं वो वेस्टिजियल ऑर्गन होते हैं, वो सक्रिय थोड़ी होते हैं, नहीं होते, ठीक है। दाढ़ी मूछों का आना कौन सा हार्मोन का प्रभाव है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अगर महिलाओं के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की मात्रा ज्यादा बढ़ जाए तो उनके अंदर भी दाढ़ी मूछ निकल आएंगे। समझ रहे हैं? तो पुरुषों की यह आवाज का भारी होना, ये दाढ़ी मूछों का निकलना, ये पुरुषों वाले लक्षण आना, ये सब कौन से हार्मोन की वजह से है बेटा? ये टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को ही क्या बोलते हैं बेटा?
एंड्रोजन हार्मोन भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? एंड्रोजन हार्मोन भी कहते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही नाम है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से बहिस्रावी ग्रंथि कौन सी है? ऐसी बहिस्रावी ग्रंथि की क्या विशेषता बताई थी? जिनके पास में खुद की पाइपलाइन होती है, वो सारी की सारी ग्लैंड कैसी होती हैं? बहिस्रावी होती हैं। ऑप्शन में देखिए, पसीना ग्रंथि, पसीना ग्रंथि को अंग्रेजी में कहते हैं स्वीट ग्लैंड, अशु ग्रंथि लैक्राइमल ग्लैंड, लार ग्रंथि सैलाइवा ग्लैंड। बिल्कुल सही है, सारी ग्रंथियों के ऑप्शन है। स्वीट ग्लैंड के अंदर छोटी छोटी बारीक बारीक नलिकाएं होती हैं जिनके माध्यम से वाटर बाहर निकलता है, पसीना बाहर निकलता है। आंसुओं के अंदर भी सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं जिनसे आंसू बाहर निकलता है। आपके मुंह के अंदर, मुख्य गुहा के अंदर जब आप भोजन को डालते हो तो वहां पे 3 ग्लैंड बताई थी मैंने आपको, लार से संबंधित पैरोटिड ग्लैंड, सब लिंगुअल ग्लैंड और सब मैंडिबुलर ग्लैंड। इन तीनों के पास में खुद की नलिकाएं होती हैं जिनके माध्यम से लार को आपके मुंह के अंदर, मुख्य गुहा के अंदर डाला जाता है। ठीक है बेटा, तो इसका आंसर क्या जाएगा? उपरोक्त सभी कैसी ग्लैंड है बेटा? बहिस्रावी ग्रंथि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि। भाई हमारे बॉडी में एक ही ग्रंथि है सबसे बड़ी, कौन सी? मिश्रित अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है बेटा, अभी मैंने आपको डिस्कस किया था बेटा। ठीक है, सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय। नलिका विहीन ग्रंथियां कौन सी होती हैं? ये मैंने पहले डिस्कस कर लिया था। 3 प्रकार की ग्लैंड जिनके पास नली होती है खुद की, उनको बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। जिनके पास नली नहीं होती अपनी खुद की, वो अपने पदार्थों को ब्लड में मिला देती हैं, उन ग्रंथियों को क्या कहते हैं बेटा? एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, क्या कहते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंतःस्रावी ग्रंथि। क्या हो जाएगा बेटा? अंतःस्रावी ग्रंथि हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, हार्मोन बनाने का कार्य है, मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुका हूं। हमारे बॉडी के अंदर 70% क्वेश्चन आउट ऑफ क्लास नोट्स, बहुत हार्ड क्वेश्चन आने लगे। अरे बिल्कुल ऐसे आते हैं बेटा। कहाँ है 70% आउट ऑफ सिलेबस? आपको किसने पढ़ाया था बायो, बताओ? किसने पढ़ाया था भाई आपको? मेरे से पढ़े थे क्या पहले बायोलॉजी? हैं? कानपुर सेंटर में पढ़े थे तो बेटा आपने सही ढंग की बायोलॉजी नहीं पढ़ी फिर तो। ये सारे क्वेश्चन आप पेपर, प्रीवियस पेपर उठा के देखना बेटा, ये सारे क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में है बेटा, सारे क्वेश्चन पूछे गए। ये जो अभी मैं आपको बता रहा था, ये पिछली बार आपकी एसएससी जेईई की कोई सी एग्जाम हुई थी जिसको मतलब काफी हंगामा भी हुआ था उस पेपर में, तो वहां पे पूछा गया था क्वेश्चन था वो, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन बढ़े हुए शरीर के अंदर या ब्लड के अंदर बढ़े हुए ग्लूकोज की मात्रा को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है? इंसुलिन हार्मोन। ठीक है, वो पूछा हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में। तो इस सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं बेटा। ठीक है, आप पेपर उठा के देखो, आपको लगेगा हाँ सर ने सही बोला बेटा। ठीक है, चलिए, हार्मोन बनाने का कार्य, ठीक है, कौन सी ग्लैंड करती है? मैंने आपको बताया था, एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा जिन पदार्थों का सीक्रेशन होता है उनको क्या बोलते हैं? हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? हार्मोन कहते हैं। ठीक है, तो अंतःस्रावी ग्लैंड के द्वारा। हार्मोन का परिवहन किसके द्वारा होता है? मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं कि हार्मोनों के पास में खुद की कोई नली नहीं होती ग्लैंडों के पास में, तो उन हार्मोनों को क्या करते हैं? वो ब्लड में डाल देते हैं और ब्लड के माध्यम से जिस ऑर्गन में उनकी रिक्वायरमेंट होती है वहां तक पहुंचा दिया जाता है। क्लियर बेटा? तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? ब्लड के माध्यम से, रुधिर के माध्यम से। हार्मोन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया? याद कीजिए, जब मैं आपको डाइजेशन सिस्टम का पेपर सॉल्व करा था तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि पहला मनुष्य के अंदर पहला खोजा गया हार्मोन कौन सा बताया था? सीक्रेटिन हार्मोन। और इसको डिस्कवर किसने किया था? स्टार्लिंग के द्वारा किया गया था। तो यह जो हार्मोन वर्ड है बेटा, ये हार्मोन शब्द किसने दिया था? स्टारलिंग ने दिया था। स्टर्लिंग या स्टारलिंग के द्वारा दिया गया था। ठीक है बेटा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। निम्न में से हार्मोन की विशेषता नहीं है? नॉन एंटीजेनिक होते हैं? बिल्कुल होते हैं। ठीक है, दूसरा है बेटा प्रोटीन से निर्मित होते हैं। ज्यादातर जो हमारे हार्मोन है वो प्रोटीन से बने होते हैं। संग्रह कर सकते हैं संग्रह नहीं कर सकते बेटा हार्मोनों को। हार्मोन अपना कार्य करने के बाद में तुरंत नष्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकाला, नहीं निकाला? निकाला था, प्रसव पीड़ा करवाई उसने। अब मान के चलो महिला के अंदर लगातार ऑक्सीटोसिन हार्मोन बनता रहेगा तो उसके यूट्रस में तो लगातार पेन होता रहेगा, लेकिन वो क्या करता है, जैसे बच्चा हुआ उसके कुछ समय के बाद में हार्मोन का सीक्रेशन
बंद हो जाता है। अगर मान चलो किसी महिला के अंदर ऑक्सीटोसिन हार्मोन लगातार बन रहा है तो मिल्क सीक्रेशन उसका स्तनों से लगातार मिल्क बहता रहेगा, ये भी एक प्रॉब्लम है। आपने देखा होगा कुछ समय के बाद में मिल्क का बाहर निकलना बंद हो जाता है, और जब नया नया बच्चा जन्म लेता है तो मादा के जो स्तन होते हैं उनसे लगातार दूध टपकता रहता है, समझ रहे हैं। और ये मान के चलो अगर हार्मोन लगातार बनते रहे तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। हार्मोन अपना फंक्शन करने के बाद में नष्ट हो जाते हैं, इनको आप संग्रह नहीं कर सकते बॉडी के अंदर। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, संग्रह नहीं कर सकते, जाति विशिष्ट होते हैं। एक हार्मोन किसी विशिष्ट क्रिया को ही संपन्न करता है बेटा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि कोई हार्मोन जैसे ग्रोथ हार्मोन है तो उसका काम अलग है, ठीक है। एक हार्मोन है एसीटीएच हार्मोन, उसका फंक्शन अलग होता है। एक हार्मोन होता है आपका थायराइड हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन, उसका फंक्शन अलग है, एक दूसरे से ओवरलैपिंग नहीं होते, ठीक है बेटा। इसका मतलब ये है। अगर ये इंजेक्शन मेल में लगा दें तो कौन सा, भाई मिल्क ही नहीं बनेगा ना। मिल्क कहाँ बनता है, मेल के अंदर बनता है क्या मिल्क, नहीं बनता। कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हो आप यार। एल्कोहल का उपापचय किस ग्रंथि में होता है, तो एल्कोहल का उपापचय बेटा लीवर के अंदर होता है। मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है एल्कोहल का, लीवर के अंदर होता है। आंख बंद करके आंसर लगा देना। विटामिन ए का निर्माण किस ग्रंथि में होता है, तो ये भी विटामिन ए का पूरा नाम क्या है बेटा, विटामिन नहीं, कोई बात नहीं, पूछ लेते हैं, मजाक करने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। विटामिन ए का पूरा नाम क्या होता है, पहले तो मुझे बताओ, आपने बायोलॉजी पढ़ी है तो पहले तो मुझे बताइए हाउ मेनी टाइप ऑफ द विटामिन ए, विटामिन ए कितने प्रकार का होता है। जो जवाब देगा उसके लिए प्राइज। मैं कानपुर आके आपसे मिलूंगा। कानपुर वाला भैया कौन सा है, नहीं पर एक ही पता है, अच्छा एक ही पता है, दूसरे वाले भैया को कितने पते हैं। अच्छा ध्यान से सुनिए। विटामिन ए मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, एक होता है रेटिनॉल और एक होता है डाईहाइड्रोक्सी रेटिनॉल। रेटिनॉल जो विटामिन है वो आपकी आंखों के अंदर जो पिगामेंट्स होता है रोडोप्सिन या दृष्टि वर्णक उनका निर्माण करता है, और हाइड्रोक्सी रेटिनॉल जो विटामिन होता है इसका मुख्य काम होता है आपकी आंखों में आंसुओं का निर्माण करना। जितेंद्र, जितेंद्र ओके डियर जितेंद्र, ओके सर, ठीक है बेटा। तो अभी ज्यादा डीप में मत जाओ, लेकिन ये विटामिन ए का थोड़ी बहुत मात्रा में कहां पर निर्माण होता है, ये लीवर के अंदर होता है, ठीक है। 12 से 13 वर्ष की आयु तक लैंगिक परिपक्वता रोकने वाली ग्लैंड कौन सी है, मैंने क्या बोला, आपके जनन तंत्रों को प्रभावित करती है कौन सी ग्लैंड बेटा, पीनियल ग्लैंड, ठीक है। तो आपके अंदर मैचुरेशन को रोकने का जो काम करती है ना वो कौन सी ग्लैंड है बेटा, आपकी पीनियल ग्लैंड, ठीक है। अगर ज्यादा मात्रा में इस ग्लैंड ज्यादा सक्रिय हो जाए या मेलाटोनिन हार्मोन का ज्यादा मात्रा में सीक्रेशन होगा तो क्या होगा, ये आपकी यौवन अवस्था में आने से आपको रोकेगी, यानी कि आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के स्राव को डिले करेगी, ठीक है। पीनियल ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, एल्बिनिज्म रंजकहीनता किस हार्मोन की कमी से होता है, एल्बिन रंजकहीनता कौन से हार्मोन की वजह से बताया मैंने आपको, मेलाटोनिन हार्मोन, ठीक है, सॉरी मिलेनिन हार्मोन, ठीक है। किसी व्यक्ति के अंदर अगर मिलेनिन हार्मोन की मात्रा कम बन रही है या बिल्कुल ना बन रही है तो उस व्यक्ति के अंदर कोई भी रंग नजर नहीं आएगा, और उस अवस्था को बोलते हैं रंजकहीनता या एल्बिनिज्म। अब वैसे तो बेटा जो आपके बॉडी के अंदर जो रंजकहीनता है, ठीक है, एल्बिनिज्म जो बीमारी है ये आपके बॉडी के अंदर जो आपके शरीर का जो रंग है ना ये जीनों के द्वारा निर्धारित होता है। आपके माँ बाप से वो जीन मिलते हैं, आपका रंग ज्यादातर आपके दादा दादी या पापा मम्मी से मिलता जुलता है। मान के चलो किसी के मम्मी पापा काले हैं तो उसका बच्चा लगभग काला ही होगा, ठीक है बेटा। या किसी के गोरे बहुत ज्यादा हैं तो ये संभावना रहती है कि उसका बच्चा भी गोरा ही होगा, क्योंकि ज्यादातर ये जीन हमें कहाँ से मिलते हैं, माँ बाप से मिलते हैं, ठीक है। और हमारे पापा के पास जीन कहाँ से आए, उनके पापा से आए, तो उन जीनों का ट्रांसफर पीढ़ी दर होता रहता है, ठीक है। तो ये एक्चुअली में जो आपके शरीर की जो स्किन का जो रंग है वो उसको कंट्रोल कौन सा हार्मोन करता है, मिलेनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन के द्वारा बेटा, ठीक है ना, ध्यान रखना। शुक्र जनन व अंड जनन प्रारंभ करने वाला हार्मोन, शुक्र जनन बोले तो अब तो जवाब दीजिए यार, कल मैंने आपको इतना बताया था, शुक्र जनन या अंड जनन दोनों को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, जल्दी से बताइए। अगर आपने आंसर दे दिया तो मुझे लगेगा आप सही पढ़ रहे हो, मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं।
फॉलिकल हार्मोन नहीं, वो फॉलिकल हार्मोन तो होता है, लेकिन शुक्र जनन और अंड जनन क्या होता है? शुक्र जनन को अंग्रेजी में कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म का निर्माण होना क्या कहलाता है? शुक्र जनन कहलाता है। अंडे का निर्माण होना क्या कहलाता है? अंड जनन। अंड जनन को बोलते हैं oogenesis, कल बताया था। तो ये दोनों की दोनों जो क्रिया है ना बेटा, कौन सा हार्मोन इनको रेगुलेट करता है? एफएसएच हार्मोन। हमारे स्पर्म के बनने की क्रिया और अंडे के बनने की क्रिया को कौन सा हार्मोन रेगुलेट करता है? एफएसएच हार्मोन। एफएसएच हार्मोन का पूरा नाम होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सीक्रेशन पीयूष ग्लैंड से होता है। पीयूष ग्लैंड के कौन से पार्ट से होता है बेटा? एंटीरियर लॉब से होता है। एंटीरियर लॉब को ही क्या बोलते हैं बेटा? एडिनो न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं। पीयूष ग्रंथि हमारे ब्रेन के अग्र पार्ट में स्थित होती है, यानी कि फोर ब्रेन में पाई जाती है। फोर ब्रेन के अंदर भी पीयूष ग्लैंड कहां पर बताई थी मैंने कल आपको? हाइपोथैलेमस से जुड़ी हुई होती है। याद आया? उम्मीद करता हूं याद आया होगा। हाँ बताया था। अरे तो नोट किया करो यार, देखो कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, एक दूसरे से लिंक है बेटा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा? एफएसएच। नेक्स्ट हार्मोन है बर्थ हार्मोन, किसे कहा जाता है? देखिए बर्थ हार्मोन कौन सा हार्मोन होता है? अभी मैंने बोला था बर्थ हार्मोन यानी बच्चे को जन्म देने वाला हार्मोन कौन सा है, बताइए। अब आप आसानी से जवाब दे दोगे। कौन सा हार्मोन हेल्प करता है बच्चे को बाहर निकालने में? अभी बताया था मैंने आपको, जल्दी से। डी। अबे हट। अरे बच्चे को बाहर निकालने में कौन सा हार्मोन हेल्प करता है? थायरोक्सिन नहीं बेटा, ऑक्सीटोसिन। बताया नहीं बताया? यूट्रस में खिंचाव हो रहा है तो बच्चा बाहर निकल रहा है नहीं निकल रहा है? अभी बताया था प्रसव पीड़ा के लिए जिम्मेदार हार्मोन। आंसर क्या होगा? और तुम यार ध्यान से नहीं सुन रहे दोनों बच्चे, लेकिन ध्यान से नहीं सुन रहे यार, गलत बात है। बर्थ हार्मोन यानी बच्चे को जन्म देना है जो हार्मोन हेल्प कर रहा है। नेफ्रॉन में जल, ये जन की जगह क्या है बेटा? जल होगा। यहाँ पर क्या होगा? जल होगा। वाटर, यहाँ पर क्या आएगा बेटा? वाटर। अब देखिए बेटा, मैंने आपको नेफ्रॉन का डायग्राम बनाया था एक दिन, इस तरह से बनाया था। इसके अंदर ये नली बनाई थी, फिर यहाँ से यू आकार की हो गई, बनाई थी मैंने आपको। फिर ये डिस्टल वाला पार्ट हो गया, फिर ये वाला पार्ट कहाँ पर खुल गया? कलेक्टिंग डक्ट में खुल गया। तो ये वाला जो डिस्टल वाला जो पार्ट है ना बेटा, यहाँ पर वो आपका बेसोप्रेसिन हार्मोन प्रेजेंट होता है। कौन सा हार्मोन? बेसोप्रेसिन हार्मोन। अब बेसोप्रेसिन हार्मोन क्या करता है बेटा? यहाँ से जो मूत्र छन के आया ना बेटा, उस मूत्र की सॉरी जो वाटर यहाँ पर आया उस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। यानी कि इस नेफ्रॉन के अंदर किसका फॉर्मेशन हो रहा है? यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यूरिन के अंदर से क्या करता है? ये वाटर की मात्रा को वापस से एब्जॉर्ब कर लेता है ज्यादा से ज्यादा मात्रा में, और इधर की साइड में आपके मूत्र के माध्यम से कम पानी को जाने देता है। ठीक है, आपके यूरिन के अंदर कम पानी को जाने देने वाला हार्मोन कौन सा है? आपका बेसोप्रेसिन हार्मोन। कौन सा है? बेसोप्रेसिन हार्मोन। अब पानी कम जा रहा है तो इसका मतलब मूत्र का निर्माण भी कम हो रहा है। ठीक है बेटा, अगर मान के चलो लगातार मूत्र का निर्माण ज्यादा मात्रा में होगा तो आपके बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाएगी। समझ रहे हैं? तो ये जो हार्मोन है बेसोप्रेसिन हार्मोन, ये आपके नेफ्रॉन के कौन से पार्ट में स्थित होता है? दूरस्थ वाले हिस्से में, दूरस्थ कुंडित नलिका में। इसको हमने क्या बोला? डीएसटी। और डीएसटी को डीसीटी, डीसीटी को अंग्रेजी में क्या बोला था? डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूबल्स बोला था बेटा। याद आया आपको? तो डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूबल्स के अंदर बेसोप्रेसिन हार्मोन होता है जो कि वाटर के को एब्जॉर्ब कर लेता है। किसके अंदर से? जो यूरिन बन रहा है। तो इसका मतलब आपका जो यूरिन बाहर निकलेगा उसके अंदर पानी की कमी हो जाती है। कौन से हार्मोन की वजह से? बेसोप्रेसिन हार्मोन की वजह से। जब पानी की कमी हो जाती है तो यूरिन की मात्रा भी कम निकलेगी। एक तरह से मूत्र के बनने की, ज्यादा मात्रा में बनने की क्रिया को अवरुद्ध करने वाला हार्मोन कौन सा है? बेसोप्रेसिन हार्मोन होता है। इसीलिए बेसोप्रेसिन हार्मोन को बोलते हैं एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन। एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन को शॉर्ट में बोलते हैं एडीएच हार्मोन। समझ में आया बेटा? और इस बेसोप्रेसिन हार्मोन या एडीएच हार्मोन का सीक्रेशन कहां से होता है? पीयूष ग्लैंड से होता है। क्लियर बेटा? आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, बच्चों का मानसिक विकास किस हार्मोन से संबंधित होता है? बच्चों का मानसिक विकास, इसको छोड़ देना बेटा, ठीक है? थोड़ा सा करेक्शन है वो सही करवाऊंगा।
नेक्स्ट देखिए, मनुष्य के आधार उपापचय दर बीएमआर बेस मेटाबॉलिज्म रेट का मान होता है, कितना होता है बेटा? इसको भी छोड़ दीजिए, वैसे तो 2200 किलो कैलोरी दे रखा है, लेकिन इसको छोड़ देना आप अभी, क्योंकि मैं सेटिस्फाई नहीं हूं अभी इन दो क्वेश्चनों से, मैं सेटिस्फाई नहीं हूं अभी, इनके मैं आंसर दूंगा बेटा आपको, ठीक है ना। एक तो है बच्चों का मानसिक विकास, दूसरा है 43 मनुष्य के आधार उपापचय दर का मान कितना होता है, ठीक है। ये मैं देख के बताऊंगा, जब मैं आप संतुष्ट हो जाऊंगा फिर मैं आपको क्लियर करूंगा। ऐसा महसूस ना सर पे नहीं आता है, ठीक है। तुक्का मार के तो आंसर देख के मैं आपको संतुष्ट कर जाता, लेकिन मैं चाहता हूं मैं आपको इस तरह का आंसर दूं जिससे कि आपके दिमाग में वो चीज हमेशा के लिए रहे, ठीक है ना बेटा, नाराज तो नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस हार्मोन की अधिकता से पथरी, किस हार्मोन की अधिकता से पथरी का निर्माण होता है, कौन बताएगा इसको? पैराथायराइड हार्मोन की वजह से, ठीक है, पथरी का निर्माण होता है आपकी बॉडी के अंदर। सॉरी 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 सॉरी, पथरी का निर्माण, पथरी का निर्माण टीएसएच हार्मोन, पीटी, पैराथायराइड हार्मोन की वजह से। किस हार्मोन की वजह से बेटा? पैराथायराइड हार्मोन की वजह से ही स्टोन का निर्माण होता है, ठीक है, ध्यान रखना, स्टोन का निर्माण। मधुमेह किस हार्मोन की कमी से होता है? अभी डिस्कस किया था, मधुमेह को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बेटा? डायबिटीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायबिटीज बोलते हैं। तो डायबिटीज कौन से हार्मोन की वजह से होगा? अभी मैंने आपको बताया कौन से हार्मोन की कमी से होता है, इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन कम बनेगा तो ग्लूकोज कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, किस में बेटा? ग्लाइकोजन में, ठीक है, डिस्कस कर चुके हैं अपन। अग्नाशय ग्रंथि में पाचक एंजाइम बनाने वाली कोशिका कौन सी होती है बेटा? जो पाचक कोशिकाएं बनाती हैं वो कौन सी सेल्स होती है बेटा? ध्यान रखना बेटा, कौन सी होती है? एसिनी सेल्स होती हैं। उन कोशिकाओं को क्या कहते हैं? जो अग्नाशय ग्रंथि जो होती हैं, इनसे हमने क्या बनाया था? पैंक्रियाटिक जूस का निर्माण किया था। वो पैंक्रियाटिक जो जूस है वो कौन सी वाली ग्लैंड बनाती है बेटा? वो बनाती है आपकी एसिनी सेल्स। कौन सी बनाती है? एसिनी सेल्स बनाती हैं, ठीक है, ध्यान रखना। मानव शरीर में आहार में उपस्थित विषाक्त पदार्थ का निरावशीकरण होता है, कहां पर होता है? यकृत के अंदर, ठीक है, लीवर के अंदर। भाई लीवर के अंदर ही तो जैसे एमिनो एसिड होते हैं वो किस में कन्वर्ट होते हैं? यूरिया में। फिर यूरिया कहां से निकलता है? वृक्कों के द्वारा बाहर निकलता है। अरे पी इसलिए लगा दिया बेटा, पीयूष ग्रंथि से टीएसएच हार्मोन का सीक्रेशन होता है, पी इसलिए लगा दिया आगे, ठीक है। टीएसएच हार्मोन और आपका ये पीटीएसएच हार्मोन बात एक ही है, ये अलग अलग नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलना। अभी हमने ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदला, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा? दिमाग में बैठा लो, ग्लाइकोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इसमें गलत लिख दिया बेटा, गलत मेंशन कर दिया है, इसको क्या बोलते हैं? ठीक है बेटा, ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, हृदय स्पंदन का नियंत्रण करने वाला, आपकी जो हार्ट बीट होती है बेटा उनको कंट्रोल करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? गुरुजी मेरे पास सफिशियंट मटेरियल नहीं है, कोई नोट्स दिला दीजिए। तो बेटा सुबह थ्योरी की क्लास ज्वाइन कर लो ना, बुक लूसेंट भी, उसमें भी ज्यादा नहीं डिटेल। बेटा देखो मैं आपको दोबारा से मैं आपको बोलना चाहता हूँ एक बात, काफी डीप क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है बेटा, आप यकीन नहीं मानोगे। अब देखो आपको अगर सत्य की जांच करनी है तो आपने प्रीवियस पेपर उठाइए आप लोग, हवा भी नहीं लगती, और एग्जाम के दृष्टिकोण से एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पिछली बार कई बच्चों ने नॉन टेक, जो हम इंजीनियर्स एकेडमी में हम सेवा दे रहे हैं, वहां पर वो बच्चे कुछ लापरवाह हो गए थे कि यार इसका नॉन टेक्निकल को हमें तो नहीं पढ़ना, ठीक है। वो नॉन टेक्निकल जो सिलेबस होता है उसको कम इंपॉर्टेंस देते हैं, और जबकि उनका आधार भी वही था, नॉन टेक्निकल प्री एग्जाम हुई थी उसमें, तो वो प्री एग्जाम का जो बेस था वो आपका नॉन टेक्निकल। जिन बच्चों का अच्छे से तैयारी की, जनरल साइंस को अच्छे से पढ़ा या जीके को अच्छे से पढ़ा, वो बच्चे क्वालिफाई कर गए मेंस के लिए। और जिन बच्चों ने लापरवाही की, उन्होंने सब्जेक्ट पे फोकस किया अपने पे, मेन पे, वो बच्चे प्री में ही रह गए।
बाद में दुख होता है जब बेटा एक क्वेश्चन की वजह से हमारा सिलेक्शन रुक जाता है, ठीक है। तो हर चीज की इंपॉर्टेंस है। अगर एग्जामिनर ने अगर आपके सिलेबस में इन क्वेश्चनों को डाला है तो कुछ सोच समझ के डाला होगा बेटा, समझ रहे। तो इंपॉर्टेंस हर क्वेश्चन के लिए दीजिए, कितना पढ़े, कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े, वो भी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ पैसा मत देखो, लाइव क्लास में जुड़िए, यू आर मोस्ट वेलकम। सुबह मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, थ्योरी की क्लास ले रहा हूँ, आपके साथ में एक बंधु यहाँ पर जो है अवेलेबल, वो भी क्लास ले रहे हैं। आज से मैंने स्टार्ट किया है और वहाँ पे मैंने प्लांट मॉर्फोलॉजी स्टार्ट किया है बेटा, तो आप आइए, यू आर मोस्ट वेलकम। और इस उम्मीद के साथ में कि आपकी हर समस्या का समाधान करूंगा। आई विल ट्राई बेस्ट एट माई लेवल, कि आपको ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें दे सकूँ। और वैसे भी इंजीनियर्स एकेडमी जो जयपुर में जो ब्रांच है, पंकज सर बहुत मतलब सपोर्ट करते हैं बच्चों को। वो भी हमें ये बोलते हैं सर हमारा बच्चा असंतुष्ट नहीं होना चाहिए, उनको मिलना चाहिए कुछ ना कुछ। शायद मुझे नहीं लगता कि और दूसरी कोचिंगों में नॉन टेक्निकल पोर्शन पे इतना फोकस किया जाता है, नॉन टेक वाला जो आपका सिलेबस में है उस पर इतना फोकस किया जाता है जितना यहाँ पर किया जाता है। आप देखिए मतलब मेरी क्लास 2 क्लास शाम को चल रही है 2 घंटे की, 2 घंटे की सुबह लगवाई है, इसका मतलब उनकी नज़रों में इनकी कितनी इंपॉर्टेंस है। कोई भी मतलब मैनेजमेंट क्यों चाहेगा वो अपना पैसा वेस्ट करना कि साहब इन सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस ही नहीं है, ठीक है ना बेटा। ओके बेटा, मैं मैनेज करूंगा, सर से मैं बात करूंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसको कहा जाता है, ये मैंने आपको शायद पहले डिस्कस कर लिया था जब ब्रेन बता रहा था। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, हाइपोथैलेमस को कहा जाता है, क्योंकि हाइपोथैलेमस किसको रेगुलेट करती है, पीयूष ग्लैंड को। पीयूष ग्लैंड को क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड। अब जो आदमी मास्टर को ही कंट्रोल कर रहा है उसको क्या बोल देंगे, मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड कह देंगे। और हाइपोथैलेमस ही क्या करता है, ब्रेन सॉरी नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करता है, कौन, हाइपोथैलेमस। तो बेटा ये टॉपिक हुआ आपका यहाँ पर खत्म। अब देखते हैं प्रैक्टिस नंबर 6। हाँ प्रैक्टिस नंबर 6, इसमें तो इजी क्वेश्चन है क्योंकि इसको तो आप पढ़ रहे होते हैं पहले से ही। तो अब मुझे यहाँ पर बताइए बेटा, जीवित कोशिका का खोजकर्ता किसको कहते हैं। अब इसको तो बता दो यार, ये तो पढ़ाया होगा हमको कानपुर में। लिविंग सेल को डिस्कवर किसने किया था, ये तो आपने पढ़ा होगा भैया साइंस के अंदर, बायोलॉजी के अंदर। आंसर दीजिए, मैं पानी पी लेता हूं जब तक। गुड, वेरी गुड। क्या आंसर होगा बेटा, लुवेनोव। रॉबर्ट हुक मत कर देना जल्दीबाजी में। रॉबर्ट हुक ने जो सबसे पहले जो कोशिका को खोजा था ना बेटा, वो कैसी थी, डेड सेल्स थी। वो कैसी थी, मृत कोशिका को डिस्कवर किया था सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने। अगर ये क्वेश्चन होता है ऐसे, सबसे पहले कोशिका को किसने खोजा था, किसने देखा था, रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। सबसे पहले मृत कोशिका को किसने देखा, रॉबर्ट हुक ने। सबसे पहले जीवित कोशिका लिविंग सेल्स को किसने देखा था, लुवेनहॉक ने। लुवेनहॉक ने लिविंग सेल्स को किसके अंदर देखा था बेटा, बैक्टीरिया के अंदर। किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर। और इसके अलावा अगर बैक्टीरिया ऑप्शन में नहीं हो तो आंसर क्या दोगे, स्पर्म के अंदर। स्पर्म भी अगर ऑप्शन में ना हो तो आंसर क्या दोगे, आरबीसी के अंदर। आरबीसी अगर ऑप्शन में ना हो तो आंसर क्या दोगे, प्रोटोजोआ के अंदर। हेयर की क्या बेटा, हेयर की डेड सेल 1665, रॉबर्ट हुक। हेयर नहीं लिया था बेटा, इसने लिया था कॉर्क लिया था। कॉर्क बोलते हैं जो पेड़ की जो छाल होती है ना बेटा, उससे संबंधित होता है। डिटेल में पढ़ाएंगे, मैंने यही तो बोल रहा हूँ बेटा, हर थ्योरी को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता ज्यादा डिटेल में। ओके बेटा। तो लुवेनहॉक ने देखो कितनी सारी चीजों को डिस्कवर किया था। लिविंग सेल को डिस्कवर किया था, पहली बात। दूसरा, लिविंग सेल को सबसे पहले किसके अंदर देखा था, बैक्टीरिया के अंदर। तो बैक्टीरिया को भी डिस्कवर करने का श्रेय किसको जाता है, लुवेनहॉक को जाता है। सबसे पहले बैक्टीरिया को देखने या डिस्कवर करने का श्रेय किसको जाता है, लुवेनहॉक को जाता है। दूसरा क्वेश्चन बेटा यहीं से आता है, अगर बैक्टीरिया अगर ऑप्शन में ना हो और ऑप्शन में आपको दे रखा है आरबीसी या प्रोटोजोआ या फिर आपके स्पर्म, तो इनके अंदर भी लिविंग सेल अपने आप में, स्पर्म क्या होते हैं, अपने एक स्पर्म अपने आप में क्या है, कोशिका होती है बेटा, ठीक है। आरबीसी अपने अपने आप में क्या है, कोशिका होती है।
प्रोटोजोआ जो जीव होते हैं वो एक कोशिकीय जीव होते हैं, ठीक है। तो इन सभी को डिस्कवर करने का श्रेय जाता है लुबेनॉग को जाता है। और लुबेनॉग ने सबसे पहले लिविंग सेल्स को किसके अंदर देखा था बेटा, किसके अंदर देखा था, बैक्टीरिया के अंदर। क्लियर बेटा, आंसर आ जाएगा लुबेनॉग। सबसे बड़ी जंतु कोश का लार्जेस्ट, ये भी मैं शायद आपको पहले डिस्कस कर चुका हूं। जंतु कोश का सबसे बड़ी जंतु कोश का कौन सी होती है बेटा, क्या होता है, ये तो होता है शुतुरमुर्ग का अंडा होता है क्या, सबसे बड़ी जंतु कोश का, ठीक है। लेकिन अगर मनुष्य के अंदर पूछे तो मनुष्य के अंदर मैंने आपको कल भी बताया था सबसे बड़ी कोश का कौन सी होती है, अंडाणु या ओवम। सबसे छोटी कोश का स्पर्म, सबसे लंबी कोश का न्यूरॉन्स, ठीक है। क्वेश्चन की भाषा पे ध्यान देना, जल्दीबाजी में गलती मत कर देना बेटा, और ज्यादातर बच्चे जल्दीबाजी में क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। तो आपको ये चीज विशेषकर ध्यान रखना है क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। मनुष्य के अंदर अगर वो पूछ रहा है, सबसे पहले तो ये देखिए कि मनुष्य के अंदर वो किसके बारे में बात कर रहा है, सबसे लंबी लॉन्गेस्ट सेल्स के बारे में बात कर रहा है तो न्यूरॉन्स, सबसे लार्जेस्ट सेल्स के बारे में बात कर रहा है तो आपके ओवम, और सबसे स्मॉलेस्ट सेल्स के बारे में बात कर रहा है तो स्पर्म होगा, और सबसे लार्जेस्ट सेल्स के बारे में बात कर रहा है यूनिवर्स के अंदर तो आपका आंसर जाएगा शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग को हम अंग्रेजी में बोलते हैं ऑस्ट्रिच एग, ठीक है, ध्यान रखना बेटा। हाँ कॉर्क ही था, मैं यही तो बोल रहा हूँ बेटा, मैं गलत नहीं बताऊंगा आपको कोई चीज, जो चीज मेरे पे नहीं आएगी यहाँ पे एक्सप्लेन करने में। अभी जैसे वो क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन था तो मैंने छोड़ दिया, ऐसा नहीं मैं जबरदस्ती से अपने विचार थोप के जाऊँ आपके ऊपर, ठीक है बेटा। कभी कभी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं हमारे दिमाग में आती हैं, हम पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी करना चाहते हैं लेकिन वो दिमाग में आ नहीं पाती बाहर, क्योंकि बायोलॉजी अपने आप में अथाह भंडार है बेटा। इतने मोटे मोटे ग्रंथ हैं बायोलॉजी के, जितना पढ़ो उतना ही कम। और आजकल पेपरों को देख के तो ऐसा लग रहा है एग्जामिनर चाहता क्या बच्चों से, कहीं से भी क्वेश्चन उठा के पटक देता है। अब एक बार अगर मान चलो किसी डीप क्वेश्चन आ गया किसी टॉपिक से, फिर वो टॉपिक क्या पढ़ाना पड़ता है फिर बच्चों को, ऐसा होता है हमारे साथ। कोशिका में विभिन्न पदार्थों का वितरण करने वाला कोशिकांग कौन सा है बेटा, माइट्रोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, अंतःप्रद्रव्य जालिका। अंतःप्रद्रव्य जालिका को अंग्रेजी में बोलते हैं बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो इसका आंसर क्या जाएगा बेटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। आपके जो सेल्स होती है उस सेल्स के अंदर जो पदार्थों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा होता है। अंडाणु जो ओवम होता है उसके अंदर जो पीतक, पीतक को अंग्रेजी में बोलते हैं बेटा यॉक, का निर्माण किसके द्वारा होता है। चलिए बेटा कल हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन के बारे में, आज के लिए एक पेपर बहुत है क्योंकि ज्यादा बर्डन आपके दिमाग पे हो जाएगा। आज उस पेपर को सॉल्व कीजिए, उनके क्वेश्चनों को सॉल्व करने का प्रयास करना। आज थोड़ा सा मैं भी थका हुआ हूँ बेटा, ठीक है ना। सुबह से क्या 8-10 घंटे की क्लास हो जाती है तो बड़ा परेशानी होती है यार। अब सुबह का देखो मॉर्निंग में आया हूँ 7 बजे का घर से बाहर निकला हूँ, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए 6 बजे बिस्तर छोड़ना पड़ता है। 6 बजे बिस्तर 6 बजे घर छोड़ना पड़ता है। 6 बजे घर छोड़ने के लिए 1 घंटा पहले तैयार होना पड़ता है, ठीक है। 5 बजे नहाना धोना होता है, तब जाके क्लास होती है बेटा। जो पुराने जो प्रैक्टिस सेट आपने किए हैं उनको रिवाइज करते रहो और उनसे संबंधित क्वेश्चन बनाने का प्रयास करो। उनको क्वेश्चनों को एक दूसरे से लिंक कीजिए, सर ने कौन सी बात कहाँ पर बताई थी। वीडियो आपके पास अवेलेबल है बेटा, प्रैक्टिस सेट सारे, ठीक है। और मैं भी शायद आपके लिए होऊंगा ही वहां पर अवेलेबल, रिकॉर्डिंग सुन लेना आप एक बार। अच्छा वीडियो तो है ना आपके पास, सबके पास है प्रैक्टिस सेट वाली। चलिए आज के लिए यस ओके बेटा। तो मुझे याद कर लिया करो, बीच बीच में देख लिया करो, और अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो अपने फ्रेंडों को भी अवगत कराइए कि सब बायोलॉजी की क्लास चल रही है, वहाँ पर सुबह मॉर्निंग में लाइव क्लास चल रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा जुड़े बेटा। कानपुर वाले भाई से भी रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा जुड़े बेटा लाइव क्लासेज में। 457 है बेटा, ये 57 है, 1 नहीं है, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।